रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 14 शेखावत मेंशन। जश्न अति पर झुका हुआ था और उसके होठों को बहुत ही ज्यादा पैशनेट होकर किस कर रहा था, जिसकी वजह से अति को अपने होठों से खून रिश्ता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन वो जश्न को खुद से अलग करने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जश्न ने उसके हाथों को भी अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अति को अब एक अलग ही घुटन से महसूस होने लगी थी। उसने खुद को बिल्कुल शांत किया और इस तरह से प्रिटेंड किया कि वो जश्न को खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं कर रही, तो जश्न अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उसने तकरीबन 5 मिनट अति को यूं ही सॉफ्ट सॉफ्ट किस किया और फिर उसके चेहरे से ऊपर अपना चेहरा उठाया। अति की आंखों में आंसू देखकर वो तुरंत बोला, रो क्यों रही हो? अति भी झट से बोली, क्योंकि आप रुला रहे हैं। जश्न जल्दी से बोला, मैं नहीं रुला रहा हूं बेबी डॉल, तुम खुद रो रही हो। मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं कहा, मैंने तो तुमसे प्यार करना शुरू किया। अगर तुम्हें मेरे प्यार में रोना आ रहा है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं। अति रोते हुए बोली, आपको पता है, जब आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सोच भी नहीं सकते मुझे क्या फील होता है। मेरे दिल को एक सुकून मिलता है, और जब आप काफी वक्त तक मुझे प्यार नहीं करते तो मुझे बेचैनी भी होने लगती है। लेकिन जब आप इस तरह से मुझे प्यार करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जश्न जी, ये बहुत अलग है, बहुत अजीब है। जश्न बेफिक्री से बोला, तुम्हें अजीब लगता है तो लगता रहे, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जश्न ने अब उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसे एक बार फिर से पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। वो उसे लव बाइट दे रहा था और अति दर्द भरी सिसकियां भर रही थी। वो जानती थी कि जश्न उसे इस तरह से किस क्यों कर रहा है, क्योंकि अति रोए जा रही थी, लेकिन उसे रोना आ रहा था। आज उसका मन शांत नहीं था। किसी ने उसकी उस दुखती हुई रग पर अपना हाथ रखा था जिसे वो ठीक नहीं कर पा रही थी। वो मुंबई आई ही अपने भाई के मर्डर के बारे में पता करने थी, लेकिन यहाँ तो उसके खुद की जिंदगी उलझ कर रह गई। जश्न ने धीरे धीरे उसके पूरे बदन पर अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए, तो अति के आंसू बंद होने लगे और वो खुद ब खुद जश्न के एहसासों में खोने लगी, क्योंकि वो एहसास उसे दिल से होते थे। ऐसा नहीं था कि वो यूं ही बस जश्न को खुद से प्यार करने देती थी और या फिर जश्न को बिना किसी एहसास के प्यार करती थी। उसके दिल में जश्न के लिए जो था वही उसके बदन को भी महसूस होता था, और उसका बदन जश्न की हरकतों पर खुद ब खुद रिस्पांस देने लगता था। जश्न ने कुछ ही पलों में उसके कपड़े उसके बदन से अलग कर दिए थे और अब वो उसके पूरे बदन को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से चूम रहा था। अति की आहें निकलने लगी थी और वो तड़पने लगी थी, लेकिन जश्न बस उसे किस किए जा रहा था, कभी उसकी गर्दन पर, कभी उसके कंधों पर और कभी उसके सीने पर। वो इससे आगे नहीं बढ़ रहा था और अति अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ जश्न की पीठ पर थे और वो उसे लगातार नाखून मारे जा रही थी। जब जश्न अभी भी आगे नहीं बढ़ा तो अति ने तुरंत खुद ही आगे बढ़ते हुए पहल की और अगले ही पल वो और जश्न दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर समा चुके थे। जश्न के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो जानबूझकर अपनी बेबी डॉल को तड़पा रहा था। ये एक तरह से उसकी पनिशमेंट थी। वही अति अब दर्द भारी आहें भर रही थी, क्योंकि अब जश्न ने भी खुद को मूव करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब अति का दर्द कम हुआ तो जश्न सॉफ्टली उसके साथ इंटीमेट होने लगा। अति भी अब मदहोशी भरी सिसकियां लेने लगी थी। उसने जश्न का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और शिकायती नजरों से उसकी तरफ देखने लगी, तो जश्न मुस्कुराया और बोला, कभी कभी तड़पाने में एक अलग ही मजा आता है बेबी डॉल। अति शिकायती लहजे में बोली, और अगर मैं तड़पाने पर आ गई तो? जश्न अब थोड़ा और ज्यादा मुस्कुराया और बोला, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जश्न सिंह शेखावत को तड़पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बोलकर जश्न ने एक बार फिर से खुद को मूव करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उसने अति के होठों को भी पूरी तरह से अपने होठों में दबा लिया था। अति अब आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो भी जश्न को रिस्पांस देने लगी थी और तकरीबन 3 घंटे वो दोनों यूं ही बिस्तर पर आपस में उलझे रहे। बाहर जहां अब तक शाम नजर आ रही थी, अब वहां पर अंधेरा छा चुका था। चांद की रोशनी बाहर बालकनी में भी अपनी जगह बना रही थी। तकरीबन 15-20 मिनट और बीत गए। अति बिस्तर से उठते हुए बोली, चलकर शावर ले ले क्या? बाद में डिनर के लिए नीचे भी जाना होगा। जश्न तुरंत बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं डिनर ऊपर रूम में ही मंगवा लूंगा। अति झट से बोली, नहीं, मुझे सबके साथ डाइनिंग टेबल पर ही डिनर करना है। जश्न ने उसे गहरी सी नजरों से देखा। वो इस वक्त थोड़ी परेशान लग रही थी। वो एक बार फिर से बोला, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या बेबी डॉल?
अति हंसी और बोली, अगर मेरे दिल और दिमाग में कुछ चल रहा होता तो क्या आपको पता नहीं चलता? जश्न ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराया और अति को अपनी गोद में उठाकर खड़ा हो गया। वो उसे लेकर वॉशरूम में गया और फिर कुछ ही देर में वो दोनों वॉशरूम से बाहर निकले। उन्होंने अपना अपना नाइट वियर पहना और दोनों एक साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर आए। अति को डाइनिंग टेबल पर जाने का बोलकर जश्न बाहर गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गया। उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। वही अति डाइनिंग टेबल पर आए तो उसकी नज़र अंशिका, दामिनी जी और नियति पर गई। तीनों के चेहरे इस वक्त सूजे हुए थे और तीनों ही एक दूसरे से उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उन्हें देखकर अति समझ चुकी थी कि जश्न का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। वही नियति, जो कब से जश्न का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अभी भी उसे यूं ही लग रहा था कि जश्न जश्न नहीं बल्कि विक्रम है। जैसे ही उसने जश्न को बाहर गार्डन एरिया में जाते हुए देखा, वो अपनी जगह से उठी और बोली, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर वो बाहर चली गई। अति ने बस नजरें घुमाकर एक नजर उसे देखा। उसे नियति का जश्न के पास जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वही जब दामिनी जी को इस बात का एहसास हुआ कि आजकल विक्रम अति के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगा है, तो उन्होंने सोचा कि वो अति को अपनी तरफ कर ले ताकि नियति को इस घर से भगाया जा सके। पहले उन्हें नियति से निपटना था। अंशिका तो उनके लिए मैटर ही नहीं करती थी। वो अति की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता ये नियति जश्न से कुछ ज्यादा चिपकती है? मेरा मतलब है, देखो कैसे जश्न के पीछे पीछे बाहर गार्डन एरिया में चली गई। अगर तुम्हारी जगह में होती ना, तो अब तक इस नियति को उठाकर बाहर फेंक चुकी होती। अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप तो सोच भी नहीं सकती मेरा किस किस को इस घर से उठाकर बाहर फेंकने का मन करता है, लेकिन क्या करूं, बस मजबूर हूं। पर एक दिन आएगा जब सबको लाइन में खड़ा करके एक साथ बाहर की तरफ धक्का दूंगी मैं। उसकी बात पर दामिनी जी एकदम से चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो लाइन में सबसे पहले वही खड़ी नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ बाहर गार्डन एरिया में जश्न फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी नियति उसके सामने आकर खड़ी हुई। नियति को देखकर जश्न ने बिना फोन पर कुछ कहे ही कॉल डिस्कनेक्ट किया और नियति की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? नियति गुस्से से बोली, ये सब क्या चल रहा है? जश्न बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोका, क्या क्या चल रहा है? नियति मुंह बनाते हुए बोली, मेरे सामने ना ज्यादा भोले भाले बनने की कोशिश मत करो। इतना तो भला जश्न भी नहीं है जितना तुम उसके कैरेक्टर में घुसकर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस अति के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करने की? यहाँ पर हम लोग ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि कैसे उस अति को इस घर से बाहर निकाले, कैसे उसका खेल खत्म करें, कैसे उसके हाथों से वो सारी प्रॉपर्टी ले, और तुम यहाँ उसके साथ घर घर खेलने में लगे हो। जश्न उसकी बात पर मुस्कुराया। वो जानता था कि नियति उसे विक्रम समझ रही है। वो एक बार फिर से बोला, कैसी बात कर रही हो तुम नियति डार्लिंग? मैं अति के साथ कोई घर घर नहीं खेल रहा हूँ। बहुत जल्दी वो हमारे रास्ते से हटने वाली है, तुम फिक्र मत करो। नियति दांत पीसते हुए बोली, फिक्र करने की जरूरत तो तुम्हें है। अगर तुम बहुत जल्दी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो तुम्हारी पोल मैं पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हरकतों को सुधार लो। मुझे किसी भी हालत में वो अति इस घर से बाहर चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। जश्न मुस्कुराया और बोला, कल रात तुम जो चाहती हो वो सब हो जाएगा। कल रात जश्न सिंह शेखावत एक पार्टी थ्रो कर रहा है, उसके बिजनेस की सक्सेस पार्टी। उस पार्टी में वो सब होगा जो तुम चाहती हो। उसकी बात सुनकर नियति हैरानी से बोली, क्या क्या कहा तुमने? जश्न सिंह शेखावत के बिजनेस की सक्सेस पार्टी? तुम पागल हो गए हो क्या? उसका बिजनेस डूब रहा है। तुमने मुझे बताया था ना कि वो कंगाल हो चुका है, तो फिर अब ये सक्सेस पार्टी? जश्न मुस्कुराया और बोला, ये सब तुम्हें कल समझ आएगा। तब तक के लिए जाओ और जाकर एंजॉय करो। नियति खुश होते हुए बोली, सच में तुम कुछ ऐसा करोगे कि वो सब होगा जो मैं चाहती हूँ? जश्न फीका सा मुस्कुराया और बोला, ऐसा कुछ होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। डोंट वरी, कल शेखावत मैंशन में एक ब्लास्ट होगा। उसकी बात पर नियति खुश हुई और उसके सीने से लगने को हुई, लेकिन तभी अचानक से अति उन दोनों के बीच आ गई। नियति के होश उड़ गए, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर गुस्सा भी झलकने लगा। अति नियति की तरफ देखते हुए बोली, ये बात बात पर जश्न जी के करीब आने की कोशिश क्यों करती हो तुम? नियति उसके सवाल पर बोली, लेकिन तुम आने कहाँ देती हो? पता नहीं खुद को क्या समझती हो?
जहां भी मैं जाती हूँ वहां पर आगे आकर खड़ी हो जाती हो, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारा ये खेल खत्म होगा। ये बोलकर नियति तुरंत वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर अति हैरान हुई। अब उसने पलटकर जश्न की तरफ देखा और बोली, ये गधी क्या बकवास करके गई है? जश्न मुस्कुराया और बोला, कुछ खास नहीं, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि कल शेखावत मैंशन में एक पार्टी है और उस पार्टी में बहुत सारे चेहरों से पर्दा हटाने वाला है। बहुत से लोग बेनकाब होने वाले हैं और कईयों की सच्चाई बाहर आने वाली है। अति उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देख रही थी। जश्न उसे लेकर अंदर की तरफ आया और वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आए, जहां अभी तक डिनर शुरू भी नहीं हुआ था क्योंकि सर्वेंट को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे कि जब तक जश्न और अति आकर डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठे तब तक डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच कुछ भी शुरू नहीं होना चाहिए, ताकि सब लोगों को उनकी औकात पता चल सके। वो दोनों जब जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सर्वेंट ने डिनर सर्व करना शुरू किया और तकरीबन आधे घंटे बाद जश्न और अति वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गए। अति अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो बस आराम से सोना चाहती थी। जश्न ने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। अति के गहरी नींद में जाने के बाद जश्न बिस्तर से उठा और बालकनी की तरफ चला गया। वहीं जैसे ही वो बिस्तर से उठा, अति की नींद में खलल पड़ गया तो उसने अपनी आंखें खोली। वो बिस्तर से उठती उससे पहले ही जश्न की आवाज उसके कानों में गूंज गई। वो फोन पर किसी से बात करते हुए बोला, कभी भी अति को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके भाई का मर्डर कौन है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में वो तबाही आएगी जो तुमने सोची भी नहीं होगी। मैं जानता हूँ, एक बार फिर से कोई ना कोई है जो मेरी बेबी डॉल के दिमाग में अपनी बातें डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसे उस सच से दूर रखना है जिसके लिए मैं तुम्हें कीमत दे रहा हूँ, वो भी मुंहमांगी कीमत। समझ में आया ना तुम्हें? ये बोलते हुए उसकी बातों में उसका एटीट्यूड साफ नजर आ रहा था। जश्न की ये बातें सुनकर अति की आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। मतलब जो उसे सुनने को मिला, जो उसे बताने की कोशिश की जा रही थी, वो झूठ नहीं था। सच में उसके भाई के मर्डर के पीछे जश्न का हाथ था। इस वक्त उसे अपने अंदर से उसकी आत्मा निकलती हुई महसूस हो रही थी, जिसे वो हद से ज्यादा प्यार करती है, जिसमें उसकी जान बसती है। उसने उसके भाई की जान ली। ये सच उसे अंदर तक हिला चुका था। उसके लिए सांस ले पाना भी अब मुश्किल होता जा रहा था। वही जश्न फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद वापस रूम में आया। अति ने बेशक से जश्न की बातें सुनी, लेकिन अभी तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। जश्न उसके करीब आया और आकर बेड पर लेटकर उसने अति को अपनी बाहों में भर लिया। अति उसके सीने से लगी हुई थी, लेकिन उसे हद से ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। वो अपने भाई के मर्डर के सीने से लगी हुई है, ये बात उसे एक चोट दे रही थी। क्या सच में जश्न है अति के भाई का मर्डर? क्या ये सच जानकर अब अति हो जाएगी जश्न से दूर? शेखावत मैंशन सुबह का वक्त जश्न रूम में नहीं था जब अति की आंखें खुली, और जैसे ही उसकी आंखें खुली उसे कल रात की बातें याद आने लगी। पता नहीं वो कब तक कल रात यूं ही बेचैनी में जागती रही, और फिर सुबह होते होते जब उसे नींद आए तो अब उसे उठने में देरी हो गई थी। उसने अपने बगल में देखा जहां से जश्न गायब था। अगले ही पल अब उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसे अब जश्न से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो यही सोच रही थी कि वो उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके हाथ उसके भाई के खून से रंगे हैं, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो जश्न को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन उससे पहले उसे जश्न को दिखाने के लिए प्रूफ चाहिए। उसे जश्न को प्रूफ करना है कि उसने उसके भाई का मर्डर किया है, और बेशक से वो उसे कानून की सजा नहीं दिलवा सकती, लेकिन हाँ, उसे सामने से ये सजा जरूर देकर जाएगी कि उसे पूरी जिंदगी अपनी बेबी डॉल के बिना ही रहना है। वो प्यार के दावे करता है ना उससे, तो उसके लिए उसकी सबसे बड़ी सजा यही होगी कि अब उसकी बेबी डॉल उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर बिस्तर से उठी। उसने क्लोजेट से अपने कपड़े निकाले और उन्हें लेकर वॉशरूम में चली गई। उसे कॉलेज के लिए रेडी होना था क्योंकि कॉलेज के बहाने से ही वो पुलिस स्टेशन जाने वाली थी, जहां वो जश्न के खिलाफ सबूत ढूंढने वाली थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली और कॉलेज के लिए रेडी होने लगी। पहले अगर जश्न उसे दिखाई नहीं देता था तो वो जश्न के पीछे पीछे जिम एरिया चली जाती थी, क्योंकि जश्न सुबह सुबह अपना सारा वक्त जिम में ही बिताता था, लेकिन आज वो वहां भी नहीं गई। वो रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकल ही रही थी कि जश्न दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। उसने हैरानी से अति की तरफ देखा और बोला, इतनी जल्दी तुम कॉलेज के लिए रेडी भी हो गई? अति भी तुरंत बोली, हाँ, वो आज मेरे लेक्चरर्स जल्दी है तो मुझे
जश्न उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, लेकिन आज तो तुम्हें कॉलेज जाना ही नहीं चाहिए। आज शेखावत मेंशन में जश्न है। मैंने तुम्हें बताया था ना, तो फिर आज कॉलेज जाने का क्या मतलब बनता है? आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी? उसकी बात सुनकर अति हैरानी से बोली, लेकिन मुझे उस जश्न में क्या करना है? मेरा मतलब है, मुझे उसकी तैयारी तो नहीं करनी है, मुझे कोई काम नहीं करना है। पार्टी डेकोरेशन वाले डेकोरेट करेंगे और बाकी सब भी अपने किसी को बोला होगा। इवेंट ऑर्गेनाइजर होंगे ना, तो मुझे उसमें क्या करना है? मुझे तो बस पार्टी अटेंड करनी है, वो मैं अटेंड कर लूंगी। ऐसे में कॉलेज ना जाने का क्या मतलब बनता है? जश्न ने अब अति को और भी ज्यादा गौर से देखा। वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरे सामने जुबान चलाने लगी हो बेबी डॉल? क्या बात है, थोड़ा बदल रही हो? अति ने अब अपनी नजरें हल्की सी झुकाई और पीछे की तरह हट गई। अभी भी वो दोनों दरवाजे पर ही खड़े थे। जश्न अब एक बार फिर से मुस्कुराया और अंदर की तरफ आते हुए बोला, बात इस बात की नहीं है बेबी डॉल कि तुम्हें पार्टी में कुछ करना है या नहीं। बात इस बात की है कि मैंने बोल दिया, तुम कॉलेज नहीं जाओगी। इट मीन्स तुम कॉलेज नहीं जाओगी। अति गुस्से से बोली, क्यों, मुझ पर हुक्म चलाने वाले आप कौन होते हैं? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और उसकी बात सुनकर अब जश्न ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अगले ही पल अति को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो झट से अपनी नजरें चुराते हुए बोली, वो मैं बस थोड़ा सा परेशान हो गई थी। मुझे मुझे यूं ही गुस्सा आ गया था। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे ये सब निकल गया। अगर आप नहीं चाहते मैं कॉलेज ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। जश्न मुस्कुराया और बोला, आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है तुम्हें बेबी डॉल। अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखो, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम मेरा गुस्सा हैंडल नहीं कर पाओगी। उसकी धमकी सुनकर अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न ने अब सिर से लेकर पैरों तक उसे देखा और बोला, आज तुमने अकेले शावर ले लिया? अति ने झट से कहा, वो मैंने आपको बताया ना कि मुझे कॉलेज जल्दी। अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा और बोला, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ शावर लेने की आदत है ना बेबी डॉल, इसलिए अब मैं अकेले शावर नहीं ले पाऊंगा, तुम्हें मेरा साथ तो देना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने उसे सीधा अपने कंधे पर उठा लिया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अति कुछ बोल ही नहीं पाए। जश्न उसे लेकर सीधा वॉशरूम में आया और फिर उसे लेकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। अगले ही पल शावर ऑन हुआ और वो दोनों पानी के नीचे भीगने लगे। अति का शॉवर लेने का कोई मन नहीं था, लेकिन जश्न को वो क्या कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। अब तो उसे जश्न की हरकतें और भी ज्यादा चुभने लगी थी। उसे जश्न से नफरत हो रही थी, लेकिन वो खुद को शांत करके उसके साथ वही शावर के नीचे खड़ी रही। इस वक्त उसका दिल जल रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वही जश्न ने जब उसे यूं देखा तो एक झटके से उसने उसे पीछे दीवार से लगाया और फिर उसकी गर्दन पर झुककर उसे किस करते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेबी डॉल, जैसे कुछ तो है जो तुम मुझे छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मुझे बोल नहीं रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो बता दो। मैं सच कह रहा हूं, अगर मुझे कहीं और से पता चला तो फिर तुम बहुत पछताओगी। अति तुरंत बोली, अगर इतना ही फर्क पड़ता है आपको कि मेरे दिल में कुछ है और आप वो जानना चाहते हैं, तो आप फिर मुझसे वो सब प्यार से भी तो पूछ सकते हैं ना, धमकी देकर पूछना जरूरी तो नहीं। जश्न तीखे अंदाज के साथ बोला, मैं ऐसा ही हूं, क्या तुम नहीं जानती अपने जश्न जी को? अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यही तो गलती है मेरी कि मुझे लगा मैं अपने जश्न जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन नहीं, मैं अपने जश्न जी को उतनी भी अच्छी तरह से नहीं जान पाई जितनी अच्छी तरह से मुझे जानना चाहिए था। खैर, आपने तो शायद मुझे कई बार समझाने की और बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ निकली। वो क्या है ना, आजकल गलतियां मुझसे कुछ ज्यादा ही हो जाती हैं और अब ये एक और गलती हो गई। जश्न तिरछा मुस्कुराया और बोला, इस गलती की कोई माफी तो अब हो नहीं सकती। अब तो मैं जो हूं, जैसा हूं, तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा बेबी डॉल। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बोलकर अब उसने अति का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। अति ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और उसे खुद से दूर किया। जश्न ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? अति एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझसे नहीं होगा ये सब। मेरा मतलब है, मेरा मूड, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या हम ये सब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले जश्न बोला, तुम्हारा मूड, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन मेरा मूड तो है, और मैं जब मेरा मूड हो तो खुद को रोक नहीं पाता। ये बोलकर वो वापस अति के होठों पर झुका और उन्हें शिद्दत से चूमने लगा।
अति की आंखों से आंसू एक बार फिर से बाहर की तरफ लुढ़क गए। उसे लगा जश्न के लिए वो मायने रखती है। उसकी हाँ, ना, उसकी मर्जी, सब कुछ जश्न के लिए मायने रखता है, लेकिन नहीं, कल रात से जैसे वो जश्न का कोई और ही रूप देख रही थी, जो वो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। कुछ देर बाद जश्न पूरी तरह से अति पर हावी हो चुका था। वो वॉशरूम में ही अति के साथ इंटीमेट हो रहा था। अति की गहरी सिसकियां उस पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी और उसके हाथ जश्न के बदन पर कसे हुए थे। तकरीबन 2 घंटे वो यूं ही एक दूसरे के साथ वॉशरूम में उलझे रहे और फिर जश्न अति को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकला। अति हद से ज्यादा थकी हुई थी। कल रात को भी ढंग से सोई नहीं थी और अब सुबह उठते ही जश्न ने जिस तरह से वाइल्ड तरीके से उसके साथ इंटीमेसी की थी, सच में उसका बॉडी पेन एक बार फिर से बढ़ चुका था। जैसे तैसे उसने अपने कपड़े पहने और फिर जश्न के साथ रूम से बाहर निकलकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आए। अब जब जश्न के ऑर्डर सर्वेंट को मिल चुके थे कि जब तक वो डाइनिंग टेबल पर ना आए तब तक ब्रेकफास्ट सर्व नहीं होगा, तो उसके वहां आते ही सब लोग वहां पर आ गए। जश्न इस वक्त हेड चेयर पर बैठा था और उसके साथ वाली चेयर पर ही अति बैठी थी। अति का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस यही सोच रही थी कि किसी तरह उसे कोई बहाना मिल जाए और वो यहां से बाहर जा सके, पर उसे कोई बहाना भी नहीं मिल रहा था। तभी जश्न सब की तरफ देखते हुए बोला, आज रात शेखावत मेंशन में एक पार्टी है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस पार्टी में शामिल हो। दामिनी जी जल्दी से बोली, इस पार्टी में क्या होगा जश्न? मेरा मतलब है, किसी खास वजह से तुमने ये पार्टी रखी है क्या? जश्न मुस्कुराया और बोला, अगर शेखावत मेंशन में जश्न सिंह शेखावत पार्टी दे रहा है तो वजह बहुत खास ही होगी मॉम, बाकी तो आपको रात को ही पता चलेगा। ये बोलकर उसने अति की तरफ देखा और बोला, बेबी डॉल ब्रेकफास्ट फिनिश करो। अति धीमे से बोली, मेरा मन नहीं है। जश्न थोड़े सख्त लेजर में बोला, आई सेड अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। अति जो अब उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाई वो तुरंत अपनी जगह से उठी और चिल्लाते बोली, जब मैंने कह दिया ना एक बार मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना, हर बार आपकी जबरदस्ती नहीं चल सकती है जश्न जी। अगर इंसान का मन नहीं है कुछ खाने का तो वो नहीं खाएगा, आप जबरदस्ती उसके मुंह में कुछ ठूस नहीं सकते। ये बोलकर उसने कुछ पल यूं ही जश्न को देखा और फिर तुरंत सीढ़ियां चढ़कर भागते हुए अपने रूम में चली गई। जश्न ने उसे गहरी नजरों से देखा। इस तरह से अति का वहां से जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब उसके चेहरे पर भी गुस्सा झलकने लगा। वो भी अपनी प्लेट को लगभग से साइड में फेंकते हुए अपनी जगह से उठा और अति के पीछे पीछे उसके रूम में आया। उन दोनों को यूं देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स हैरान था। जश्न और अति ने तो अब ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लेकिन उन्हें तो ब्रेकफास्ट करना था, इसलिए वो सब लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट करने लगे। लेकिन तभी सर्वेंट ने उनके सामने से ब्रेकफास्ट की सारी प्लेट्स हटा ली। वो लोग हैरानी से सर्वेंट की तरफ देखने लगे। एक सर्वेंट उनके एक्सप्रेशंस देखकर बोली, मालिक ने कहा है कि जब वो इस डाइनिंग टेबल पर आएंगे तभी ब्रेकफास्ट सर्व होगा और जैसे ही वो इस टेबल से उठे ब्रेकफास्ट की प्लेट्स हटा ली जाए। हमें उनके ऑर्डर को फॉलो करना होगा। उस सर्वेंट की बात सुनकर दामिनी जी गुस्से से कांपते हुए बोली, लेकिन अभी तक हमने तो ब्रेकफास्ट। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो सर्वेंट बोली, मैंने आपसे कहा ना, हमें उनके ही ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। ये बोलकर वो सब लोग वहां से चले गए और डाइनिंग टेबल पर बैठी दामिनी जी, अंशिका और अंशुल यूं ही बैठे रह गए। विशाखा और प्रकृति वहां पर नहीं थी क्योंकि जश्न ने सर्वेंट को ये भी ऑर्डर दिया था कि विशाखा और प्रकृति का खाना उन्हें उनके रूम में दिया जाए। हालांकि विशाखा और प्रकृति को ये अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वैसे भी डाइनिंग टेबल पर खाना कम और इधर उधर की साजिशें और बकवास ज्यादा होती थी, तो उन्हें भी डाइनिंग टेबल पर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वही अति भागते हुए अपने रूम में आए और आकर बेड पर लेटकर बिलख कर रोने लगी। अब वो अंदर तक भर चुकी थी और उसका रोना इस बात का गवाह था कि वो अब खुद को संभाल नहीं पा रही। तभी रूम का दरवाजा खुला और जश्न अंदर की तरफ आया। वो आकर उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, ये सब क्या है बेबी डॉल? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सबके सामने मुझे इस तरह से बदतमीजी करने की? अति ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, आपको मेरी बदतमीजी तो नजर आती है, लेकिन आपका क्या जश्न जी? आप जो सबके सामने मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं उसका क्या? मैंने आज तक आपको कभी कुछ नहीं कहा। आपका ये कोल्ड ट्रीटमेंट, आपका नेचर मैं हमेशा से बर्दाश्त करती आ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आप गुस्सा करते हैं, आप थोड़े सख्त होते हैं तो आप मुझसे प्यार भी करते हैं। लेकिन कल से मुझे आपके अंदर अपने लिए प्यार तो दिखाई दे ही नहीं रहा। दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपका एटीट्यूड, आपका गुस्सा। उसकी बात पर जश्न अब एकदम से शांत हो गया।
वो अति के करीब आया और बोला, आई एम सॉरी। उसके मुंह से सॉरी शब्द सुनकर ही अति चौंक गई, क्योंकि जश्न बहुत कम सॉरी बोलता था, या फिर ये कह लीजिए कि बिल्कुल ना के बराबर सॉरी बोलता था। अति अभी भी चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी। जश्न अब उसके करीब हुआ और बोला, मैं जानता हूं मैं कभी कभी हार्ड हो जाता हूं बेबी डॉल, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। अति तुरंत बोली, लेकिन कल से आप मुझे हर्ट कर रहे हैं जश्न जी, और इस तरह से हर्ट कर रहे हैं कि अब मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न ने उसकी कमर को थाम लिया और खुद बिस्तर पर लेटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बोल रहा हूं ना सॉरी बेबी डॉल, प्लीज मान जाओ। अच्छा बताओ, ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए? शॉपिंग पर लेकर चलूं क्या? उसकी बात पर अब तो अति दंग रह गई। जश्न सामने से उसे शॉपिंग पर लेकर जाने का बोल रहा था। अति को शॉपिंग करनी तो नहीं थी, लेकिन जब उसे ख्याल आया कि बाहर जाने के बहाने शायद वो पुलिस स्टेशन जा पाए, तो वो तुरंत बोली, अगर अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम चलते हैं शॉपिंग पर, शायद मेरा मूड थोड़ा सा सही हो जाएगा। उसकी बात पर जश्न मुस्कुराया और बोला, ठीक है चलो। ये बोलकर वो उसे लेकर बिस्तर से उठा और अगले ही पल दोनों रूम से बाहर निकल गए। उन दोनों को पहले गुस्से में आग की तरह धधकते हुए ऊपर की तरफ जाते और फिर यूं मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामकर नीचे आते हुए देख शेखावत मैंशन के तीनों बंदर हैरान थे। क्या अति जुटा पाएगी सबूत जश्न के खिलाफ, या फिर जश्न को पता चलेगा अति के दिल में चल रही बातों का? शॉपिंग मॉल जश्न ने अति का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसके साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था। वही अति बार बार यही सोच रही थी कि वो यहां से कैसे निकले। उसे जश्न को यहीं पर छोड़कर पुलिस स्टेशन जाना था। पुलिस स्टेशन जाकर उसे अपने भाई अजय के मर्डर के खिलाफ सबूत मांगने थे। उनसे पूछना था कि वो लोग कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे। क्या इसीलिए क्योंकि वो मर्डर जश्न सिंह शेखावत ने किया है, जिसके सामने पुलिस वालों की तो क्या, कोर्ट कचहरी की भी कोई औकात नहीं है। उसे जश्न के हाथों में अपना हाथ एक अजीब सी तकलीफ दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने को आंसू आतुर होते थे, लेकिन बस उसने किसी तरह उन आंसुओं को रोका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जश्न अति को लेकर अब सामने डिजाइनर हाउस की तरफ गया, जो कि मुंबई का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का फेमस डिजाइनर ब्रांड था। वो अति को वहां पर लेकर आया और उसके लिए शॉपिंग करने लगा, लेकिन अति की एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे शॉपिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, तुम्हारा शॉपिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? अति झट से बोली, आपको आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जश्न जी, मेरा तो शॉपिंग में पूरा इंटरेस्ट है। वो एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रही थी मैं ये ड्रेस ट्राई करके देख लूं। ये बोलते हुए उसने सामने रखी हुई ड्रेस की तरफ देखा। जश्न मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं? अगले ही पल अब अति ने उस ड्रेस को उठाया और उसे लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। वो चेंजिंग रूम में आई और इधर उधर अपनी नजरें घुमाते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जश्न जी, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस यहाँ से जाना है, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मैं यहाँ से कैसे जाऊं? ये बोलते हुए वो इधर उधर देख रही थी। तभी उसे चेंजिंग रूम में ही एक और दरवाजा नजर आया। अगले ही पल उसने उस दरवाजे को खोला तो वो दरवाजा अब स्टोर के दूसरी तरफ खुलता था। अति के चेहरे पर मुस्कुराहट से तैर गई। वो खुद से ही बोली, अब मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि पुलिस वाले जश्न जी के खिलाफ कैसे कार्यवाही नहीं करते। जिसने मेरे भाई की जान ली है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बेशक से मैं उससे प्यार ही क्यों नहीं करती, लेकिन मैं उस इंसान को ऐसे आजाद घूमते तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर आए, लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए, अचानक से उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, क्या हुआ बेबी डॉल, तुम यहाँ कैसे और तुम जा कहाँ रही हो? वो बात सुनकर अति ने तुरंत अपना चेहरा बाईं तरफ घुमाया, जहां पर जश्न खड़ा था। जश्न को वहां पर देखकर अति चौंक गई। वहीं जश्न उसके करीब आया और बोला, तुम तो ड्रेस ट्राई करने गई थी ना, तो यहाँ कैसे? ये रास्ता तो स्टोर से बाहर की तरफ जाता है, तुम्हें बाहर जाना है क्या? अति कुछ पल के लिए तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। अब उसने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं नहीं, वो मैं बस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? कुछ हुआ है क्या बेबी डॉल? आई मीन, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझे बताओ ना। अति हंसी और बोली, आपको बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जश्न जी के मेरे दिल में कुछ है? अगर होता तो मैं बता देती आपको,
खैर वो मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मैं वो ड्रेस लेकर अंदर चली तो गई, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए। वो ड्रेस मेरी पसंद की नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं उसकी जगह कोई और ड्रेस सेलेक्ट कर लूं। अगर आप इजाजत दे तो। जश्न मुस्कुराया और बोला, बेशक से, तुम ये पूरा माल खरीद लो बेबी डॉल, तुम्हें मैं मना कर सकता हूँ क्या? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। उसकी बात सुनकर अति को एक बार फिर से तकलीफ सी महसूस हुई। उसे जश्न की जान नहीं चाहिए थी, वो उसकी जान का क्या ही करती जिसने उसके भाई की जान ले ली। उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपकी जान तो नहीं चाहिए जश्न जी, लेकिन अगर मैं आपसे किसी की जान मांगूंगी तो आप दे देंगे क्या? जश्न मुस्कुराए और बोला, ऑफ कोर्स, एक बार मानकर तो देखो। अति एक बार फिर से बोली, और अगर वो इंसान बेकसूर हुआ, मतलब उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो बस एक नॉर्मल सा इंसान है जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा है, बाकी उसकी कोई गलती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, मेरे लिए ये मायने रखता है कि तुम्हें उसकी जान चाहिए। सामने वाला कैसा है, क्या है, क्यों है, आई डोंट केयर। तुम्हें उसकी जान चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए उसकी जान लूंगा। उसकी बात पर अब अति को कोई हैरानी नहीं रह गई होगी कि सच में जश्न ने उसके भाई की जान ली होगी। अब इससे बड़ा उसे प्रूफ क्या ही चाहिए था कि जश्न के लिए किसी बेकसूर की जान भी मायने नहीं रखती। उसके लिए तो बस मायने रखता है अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, अपनी सेटिस्फैक्शन। सामने वाला सच्चा हो या बेकसूर, सामने वाला अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा हो या नहीं, अगर जश्न को नहीं पसंद तो उसे मरना पड़ेगा। ये बात अब अति को बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर शॉपिंग करनी है तो जल्दी करो बेबी डॉल, अगर नहीं करनी तो बताओ। हमें वापस घर भी चलना है, रात को पार्टी है और मैं नहीं चाहता कि उस पार्टी में तुम्हारे तैयार होने में कोई कमी रह जाए। मैं चाहता हूं कि आज तुम उस पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगो, इसलिए तुम्हें रेडी होने में टाइम तो लगेगा ना। उसकी बात पर अति ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर की तरफ बढ़ गई। जश्न ने अजीब सी नजरों से उसे देखा और फिर उसके पीछे पीछे आया। कुछ ही पल में वो बिल्कुल उसके करीब पहुंचा और बोला, तुम अभी भी गुस्सा हो क्या मुझसे बेबी डॉल? अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं आपसे गुस्सा होने वाली कौन होती हूँ, कोई भी तो नहीं। जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अति सीधा उसके सीने से लगी। जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम बेबी डॉल हो मेरी, और अगर मुझसे गुस्सा होने का किसी का हक है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी डॉल का। पर बात इतनी सी है कि उस गुस्से को मैं बातों से नहीं, प्यार से खत्म करूंगा, तो बस इंतजार करो आज रात का। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस स्माइल थी। अति व्यंग्य से बोली, आपको रोमांस के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? जरूरी तो नहीं, अगर कोई आपसे नाराज है तो आप उसकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ रोमांस से दूर करें। क्या इसके अलावा और कोई फीलिंग नहीं है क्या? प्यार सिर्फ रोमांस से नहीं जताया जाता है जश्न जी, प्यार में और भी बहुत कुछ होता है। काश आप ये भी समझ पाते। ये बोलकर उसने जश्न का हाथ अपनी कमर से हटाया और फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप चाहते हैं ना कि मैं आज रात पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं, तो प्लीज अब जल्दी से घर चलिए, मुझे यहाँ पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई। वो समझ चुकी थी कि वो जश्न के सामने तो उसकी नजरों से गायब नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर होगा कि वो वापस शेखावत मेंशन ही चली जाए। कम से कम वो वहां पर जश्न की नजरों से थोड़ा इधर उधर तो हो सकती है, वरना तो यहाँ तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे जश्न एक पल के लिए भी उससे दूर ही नहीं होगा। उसे बाहर की तरफ जाते हुए देख जश्न के चेहरे पर अब तिरछी मुस्कुराहट तैर गई थी। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में जो शायद उसकी बेबी डॉल के दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। कुछ ही देर बाद जश्न और अति दोनों वापस शेखावत मेंशन पहुंचे और अति तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही नियति उसके सामने आकर खड़ी हुई। अति का मूड पहले बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था और वो नियति से बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसे क्रॉस कर आगे बढ़ने लगी। लेकिन नियति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, कहाँ गई थी तुम? अति तुरंत बोली, तुमसे मतलब? नियति गुस्से से बोली, देख रही हूं मैं, आजकल कैसे तुम्हारे पर निकल रहे हैं। जश्न आजकल कुछ ज्यादा ही तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, तो तुम भी न जाने अपने आप को क्या ही समझने लगी हो, लेकिन भूलो मत कि पासा कभी भी पलट सकता है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा फिर मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। ये जो तुम आजकल एटीट्यूड में घूम रही हो ना, ऐसा घुमाऊंगी तुम्हें कि। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ अति ने उसके गाल पर जड़ दिया और नियति पूरा घूम गई। उसकी जोरों से चीख निकल गई और उसने अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया था।
अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा तो पता नहीं तुम कब मुझे घुमाओगी और कब नहीं, लेकिन लो, मैंने तुम्हें घुमा दिया। अब शायद तुम्हारी हसरत पूरी हो गई होगी घूमने की। ये बोलकर अति गुस्से से दांत पीसते हुए वहां से चली गई। नियति अपने चेहरे पर अपना हाथ रख उसकी तरफ देखती रह गई। उसे इस वक्त अति पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए अति की तरफ भागने लगी। लेकिन तभी पीछे से जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या कर रही हो नियति डार्लिंग? अपना आपा क्यों खो रही हो? अगर सबके सामने उसे कुछ कहोगी तो ब्लेम तुम पर आएगा। कुछ ऐसा करो कि लोगों की नजर भी तुम पर ना आए और तुम जो करना चाहती हो वो भी हो जाए। नियति गुस्से से बोली, लेकिन ऐसा क्या करूं मैं? देखा तुमने कैसे उसने तुम्हारे सामने मुझ पर हाथ उठाया। अगर अब तुमने उसका कुछ इलाज नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विक्रम। मैं बता रही हूं तुम्हें, मैं सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। जश्न उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, पहले तो खुद को शांत करो और थोड़ा खुद पर कंट्रोल करो। आई नो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा अगर करना ही है तो ऐसे नहीं, अच्छे से करो। सामने वाले पर अपना गुस्सा इस तरह से उतारो कि सामने वाला आगे से जुबान खोलने लायक ना रहे। आज रात तुम्हारे पास मौका होगा, उस मौके का फायदा उठाओ और हमेशा हमेशा के लिए ये खेल खत्म कर दो। ये बोलकर वो तिरछा मुस्कुराया और फिर सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं नियति अपनी जगह पर खड़ी बस यही सोच रही थी कि अब उसे करना क्या है, और कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि जश्न उसे क्या बोलकर गया है। उसकी आंखें फिलहाल किसी शैतान की तरह चमक रही थी। कुछ ही देर में अब बाहर गार्डन एरिया में पार्टी के अरेंजमेंट होने लगे थे। वहीं जश्न सोफे पर बैठा था और अति सामने बाहर बालकनी की तरफ खड़ी थी और वो अरेंजमेंट होते हुए देख रही थी। उसके दिल में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था और वो सोच रही थी कि वो जश्न से अब आमने सामने होकर बात करे, क्योंकि ऐसे में तो जश्न उसे कहीं जाने नहीं देगा। अति प्रूफ ढूंढ नहीं पाएगी, वो जश्न को सजा तो दिलवा नहीं पाएगी और हमेशा वो इस बात के लिए तड़पती रह जाएगी कि उसने अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो इस शहर में अपने भाई को इंसाफ दिलाने आई थी तो उसे बस उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। अगर इस शहर में आकर उसे किसी से प्यार हुआ और वो उसी के भाई का मर्डर है, तो वो पीछे नहीं हट सकती। जश्न सोफे से उठा और अति के पास आकर बोला, आई थिंक अब तुम्हें तैयार होना शुरू कर देना चाहिए बेबी डॉल। अति ने उसकी तरफ देखा और बोली, बस वही हिम्मत जुटा रही हूं। जश्न ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर नहीं है हिम्मत तो क्या मैं तुम्हें हिम्मत दूं? आई मीन, अगर चाहो तो बहुत सारी हिम्मत दे सकता हूं। ये बोलते हुए उसका हाथ अति की कमर पर जा रहा था और उसकी ये हरकतें देखकर अति को ऐसा लग रहा था जैसे सच में जश्न की जिंदगी में इन सब चीजों के अलावा और कुछ है ही नहीं। वो सोच रही थी कि हमेशा से जश्न यही कहता आया है कि वो अति के दिल और दिमाग को पढ़ना जानता है, तो क्या आज उसे नहीं पता चला होगा कि अति के दिल और दिमाग में क्या है और क्या नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वहां से अंदर की तरफ चली गई। उसने क्लोजेट में से अपने लिए पार्टी गाउन निकाला और उसे लेकर चेंजिंग रूम में आ गई। वो अब खुद को स्ट्रांग कर रही थी, क्योंकि जश्न के खिलाफ खड़ा होना उसके लिए आसान नहीं होगा। तकरीबन आधे घंटे बाद अति मिरर के सामने बैठी तैयार हो रही थी और जश्न भी पार्टी के लिए रेडी हो चुका था। वो दोनों अपने रूम से बाहर निकले, जहां बाहर गार्डन एरिया में मेहमान आ चुके थे और घर के भी सभी लोग इस पार्टी में शामिल हो चुके थे। जश्न के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी नजरें वहां के माहौल का मुआयना कर रही थी। अति उसके साथ बाहर की तरफ आए तो मीडिया वालों ने उनकी पिक्चर्स लेना शुरू कर दिया। मीडिया वाले तो कब से जश्न से इंटरेक्ट करना चाहते थे। वो अति के मर्डर के बारे में पूछना चाहते थे कि अगर अति जिंदा है तो वो मर्डर वाली वीडियो के पीछे राज क्या था। जैसे ही एक मीडिया वाले ने सवाल किया, क्या वो वीडियो झूठी थी? हम सब ने देखा है कि आपने अपनी वाइफ अति शेखावत को गोली मारी थी और वो पहाड़ी से नीचे गिरी थी, लेकिन अब वो आपके साथ है। क्या ये एक पब्लिक स्टंट था? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई और आप सीधा क्लाइमैक्स पर पहुंचाना चाहते हैं। जरा इंतजार कीजिए, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये बोलकर उसने अति की कमर पर रख अपना हाथ हल्का सा कर दिया और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ नियति इस वक्त अपने रूम में थी और उसके हाथों में एक तेज धार चाकू था, जिसे वो अपनी जहरीले नजरों से देख रही थी। क्या नियति अपने इरादों में हो पाएगी कामयाब? क्या जश्न को पता चलेगा नियति के प्लान के बारे में शेखावत मैंशन में? नियति इस वक्त अपने कमरे में थी और उसके हाथ में एक तेज धार चाकू था, जिससे वो अति की जान लेने की सोच रही थी। वहीं अति जश्न के साथ थी और जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था।
वो उसे पार्टी में सबके बीच लेकर आया और साथ ही अपने बिजनेस पार्टनर से भी मिलवाने लगा। अति को वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जश्न से बात करनी थी। अब वो और ज्यादा खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी जश्न से पूछे कि आखिर उसने उसके भाई का मर्डर क्यों किया। क्यों उसने एक हंसती खेलती दुनिया बर्बाद कर दी। इस दुनिया में सिर्फ उसका भाई ही तो उसके पास था, लेकिन उसने उससे उसका भाई भी छीन लिया। पर वो जश्न से कुछ पूछ नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब नियति अपने रूम से बाहर निकली और बोली, आज तो मैं तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अति, बहुत एटीट्यूड है ना तुम्हारे अंदर। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। अब तुम्हें तुम्हारे उस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो बाहर की तरफ आए। वहीं दूसरी ओर जश्न अपने एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर रोहतांग से मिल रहा था। मिस्टर रोहतांग जश्न की तरफ देखते हुए बोले, वैसे मानना पड़ेगा आपको मिस्टर शेखावत, आपकी किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा बुलंद है। एक तो बिजनेस में इतनी तरक्की और ऊपर से बीवी भी इतनी खूबसूरत। लगता है भगवान ने बड़ी फुर्सत में आपकी किस्मत बनाई है। जश्न अति की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, कभी कभी तो मुझे भी यूं ही लगता है भगवान ने मेरी किस्मत सच में बहुत फुर्सत में बनाई है, और अब मैं अपनी इस किस्मत को अपने हाथों से कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर ये किस्मत मुझसे दूर जाना भी चाहेगी तो इसे कैद कर लूंगा अपनी मुट्ठी में। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही इंटेंस एक्सप्रेशन थे और उसकी बात सुनते हुए अति को कुछ कुछ होने लगा। अब उसे और भी ज्यादा घुटन महसूस होने लगी। उसने जश्न का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, जश्न ने तुरंत उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेबी डॉल। अति जल्दी से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। जश्न ने उसे गहरी नजरों से देखा। अति गुस्से से बोली, अब ये मत कहिएगा कि आपको मेरे वॉशरूम जाने से भी प्रॉब्लम है। इतनी तो इजाजत है ना मुझे, या फिर अब मुझे अपनी मर्जी से सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। ये बोलते हुए उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। जश्न मुस्कुराया और बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बेबी डॉल। तुम्हें वॉशरूम जाना है ना, तो जाओ। मैंने रोका है क्या तुम्हें। ये बोलते हुए उसने उसके गालों पर आए बालों को पीछे किया और फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अति की आंखों में नमी तैर गई। वो किसी तरह जश्न से दूर जाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से दरवाजे की तरफ आई, लेकिन जब उसने गार्ड्स को वहां देखा तो तुरंत दूसरी तरफ घूम गई। वो जानती थी कि जश्न के गार्ड उसे कहीं नहीं जाने देंगे, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करना चाहती थी। अब वो इरिटेट होकर अंदर आए और सीधा अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही उसने अपनी कलाइयों में पहनी हुई चूड़ियां उतारकर जमीन पर फेंक दी और फिर अपने होठों से लिपस्टिक पोंछकर सीधा बेड पर लेट गई। आज जितना बेबस उसने अपने आप को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं महसूस किया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे जो बिस्तर को भिगो रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद उसके रूम का दरवाजा खुला और नियति अंदर आए। नियति ने अंदर आते हुए बेड पर लेटी अति को देखा, जिसके रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे रोते हुए देखकर नियति के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं अति को जैसे कुछ पता ही नहीं चला। उसने पलटकर पीछे भी नहीं देखा। नियति अब बिस्तर पर आगे आए। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू ऊपर उठाया और बोली, बहुत हसरत थी तुम्हें अपने हाथों से मारने की, और अब आखिर मेरी ये हसरत पूरी होगी। ये बोलकर वो अति के ऊपर झुकी और अगले ही पल उसने अति की पीठ पर चाकू मार दिया। अति का चेहरा हल्का सा ऊपर उठा। नियति गुस्से से बोली, मुझे थप्पड़ मारा था ना तुमने। अब तुम्हें समझ में आएगा कि उस थप्पड़ की कीमत कितनी महंगी पड़ी। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे सामने जुबान चलाओगी, मुझे एटीट्यूड दिखाओगी और मैं बर्दाश्त करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपने जबड़े कसे और फिर एक के बाद एक चाकू अति की कमर पर चलाने लगी। अति बस बिस्तर पर लेटी तड़पती रह गई। तकरीबन 5 मिनट तक लगातार चाकू चलाने के बाद अब नियति ऊपर उठी और शैतानों की तरह हंसने लगी, जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुला। नियति चौंक गई। सामने दरवाजे पर जश्न खड़ा था, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो तुरंत अंदर आया। नियति जल्दी से उसके पास गई और उसके सीने पर हाथ रखकर शैतानों की तरह हंसते हुए बोली, देखो मैंने क्या किया इस लड़की का, इसे जान से मार दिया। तुमने कहा था ना मुझे कुछ ऐसा करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो देखो अब मैंने क्या किया। यही चाहते थे ना तुम।
इसलिए तुम कहते थे ना मुझे कि मैं कुछ खतरनाक करूं। देखो अब मैंने इस घटिया लड़की का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये बोलकर नियति फिर से शैतानों की तरह हंसने लगी। वहीं जश्न के जबड़े कसे हुए थे। अगले ही पल उसने जोरदार थप्पड़ नियति के गाल पर जड़ा और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेबी डॉल की जान लेने की। ये बोलकर उसने दोबारा नियति को कंधों से पकड़कर जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। नियति सीधा बेड पर जा गिरी। क्या सच में नियति ने अति का कत्ल कर दिया है? शेखावत मेंशन। जश्न ने जैसे ही नियति के गाल पर थप्पड़ मारा, नियति सीधा बेड पर जाकर गिरी। वो एकदम हैरान रह गई। अगले ही पल अब वो गुस्से से कांपते हुए अपनी जगह से उठी और जश्न के पास आकर उसे गिरेबान से पकड़ते हुए बोली, विक्रम चौहान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी इस लड़की के लिए। मैं अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। ये बोलकर उसने वही अति पर चुभा हुआ वो चाकू निकाला और उसे जश्न की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और सब लोग नियति की पिक्चर्स लेने लगे। नियति एकदम हैरान रह गई। वो जश्न की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसे देखते हुए नियति को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वही जश्न नियति के पास आया और बोला, आखिर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। एक बार फिर से तुमने वही करने की कोशिश की जो तुम अब तक करती आ रही हो, लेकिन सॉरी नियति, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेबी डॉल को नुकसान पहुंचाओगी और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात पर अब नियति के होश और भी ज्यादा उड़ गए। उसने अति की तरफ पलट कर देखा। बिस्तर पर उसकी लाश देखकर वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी बेबी डॉल की जान ले चुकी हूं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? उसकी लाश को देखकर भी तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। और ये मीडिया वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चुपचाप इनको यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारा राज सबके सामने उगल दूंगी। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें डबल क्रॉस कर दिया, लेकिन अपने साथ ये बदतमीजी तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जश्न उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, कैसा राज? तुम्हें इन मीडिया वालों के सामने जो कुछ भी कहना है तुम कह सकती हो। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, इसलिए मुझे धमकियां देना बंद करो। वो मीडिया वाले खुद ही नियति की तरफ देखते हुए बोले, आपके काले कारनामों से पर्दा उठ चुका है मिस नियति। हम सब बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं कि अभी अभी आप क्या कर रही थी, लेकिन लगता है आप बहुत बड़ी बेवकूफ है जो जश्न सिंह शेखावत से उलझने चली थी। उन्होंने न सिर्फ आपका बेवकूफ बनाया, बल्कि मीडिया वालों के सामने आपका असली चेहरा भी ला दिया। नियति गुस्से से कांपते हुए बोली, लगता है तुम लोगों को इस जश्न सिंह शेखावत की सच्चाई नहीं पता, इसीलिए इसकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन ये कोई जश्न सिंह शेखावत नहीं है। उसकी बात पर मीडिया वाले हंसने लगे, जैसे उन्हें पहले ही पता हो कि आखिर नियति क्या क्या बोलने वाली है। उन मीडिया वालों को हंसते हुए देखकर नियति एक बार फिर से बोली, आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, लेकिन बहुत जल्दी आप लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे जब मैं आपको पूरा सच बताऊंगी। ये जो आदमी आपके सामने जश्न सिंह शेखावत के गेट अप में खड़ा है ना, ये कोई जश्न सिंह शेखावत नहीं, बल्कि उसका बहरूपिया विक्रम चौहान है, जो उसकी जगह लेने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। एक नंबर का निकम्मा और नाकारा आदमी है ये। इससे कुछ भी नहीं होता और ये चला मुझे फंसाने। मुझे अपने फंसने का कोई गम नहीं है, लेकिन मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी। ये जो मैंने अति का मर्डर किया है ना, ये मैंने खुद से नहीं किया, बल्कि इसी ने मुझे ये मर्डर करने के लिए कहा था, क्योंकि ये इस पूरी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता है और पूरी प्रॉपर्टी अति के नाम है। जश्न ने अपनी प्रॉपर्टी अति के नाम कर दी थी और इसीलिए ये इंसान अति को मरवाना चाहता है। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर अति आकर खड़ी हुई। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था, जैसे उसे चक्कर आ रहे हो। उसे और कोई नहीं बल्कि प्रकृति वहां पर लेकर आई थी और अब अपने रूम में नियति, जश्न और मीडिया वालों को देखकर अति हैरान थी। पता नहीं कैसे वो बेहोश हो गई थी और उसके बाद वो कहाँ थी और कहाँ नहीं, उसे नहीं पता, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वो प्रकृति के रूम में थी और प्रकृति अब उसे सीधा यही लेकर आई थी। दामिनी जी और उनकी मंडली भी वहीं पर मौजूद थी। नियति ने जैसे ही अपने सामने अति को देखा, उसके होश उड़ गए। अब उसने तुरंत वापस पलटकर बिस्तर पर पड़ी उस लाश को देखा। अगले ही पल वो लड़की वहां से उठी और उसने अपने कपड़े उतारे, जो कि बहुत मोटी चमड़ी के थे और उन पर रेड कलर का कुछ लिक्विड भी लगा हुआ था। ये सब देखकर नियति के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने अब एक बार फिर से जश्न की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब एक बार फिर से तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी।
वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने इस अति को बचा लिया और उल्टा मुझे सबके सामने फंसा दिया। तुम्हें तो मैं सच में नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और जश्न का गला दबाने के लिए उसकी तरफ बढ़ गई, लेकिन पीछे खड़ी पुलिस ने जल्दी से आकर उसे कंधों से पकड़ा और अगले ही पल पीछे की तरफ खींच दिया। नियति लड़खड़ाकर गिरने को हुई, लेकिन जश्न ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया था। वो मुस्कुराया और बोला, तुम बेशक से बेवकूफ हो, पागल हो, एक नंबर की घटिया लड़की हो, लेकिन अब जश्न सिंह शेखावत तो तुम्हारे लेवल पर नहीं गिर सकता ना। बस इसीलिए तुम्हें गिरने से बचा लिया। और रही बात मेरी, तो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैं जश्न सिंह शेखावत नहीं हूं? उसका सवाल सुनकर नियति उसकी तरफ देखती रह गई। अब तो उसे सच में लगने लगा था कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो कोई विक्रम चौहान नहीं बल्कि जश्न ही है। उसकी बातें, उसका एटीट्यूड विक्रम चौहान का तो हो ही नहीं सकता था। ये तो जश्न सिंह शेखावत का ही हो सकता था। वो उसकी तरफ देखे जा रही थी और अब जश्न ने मीडिया वालों की तरफ देखा और बोला, आप लोग मुझसे पूछना चाहते थे ना कि मैंने अपनी ही बीवी का मर्डर क्यों किया? वो वीडियो सच थी या झूठ? मेरी बीवी तो आपके सामने खड़ी है और पूरी तरह से सही सलामत है, लेकिन वो वीडियो क्या थी और क्या नहीं, ये मैं आप लोगों को आप अच्छे से बताता हूँ। एक्चुअली ये नियति है, कॉलेज टाइम पर मेरे साथ पढ़ती थी, मेरे लिए पागल थी, ये कह सकते हैं कि मेरी दीवानी थी, पर मैंने तो कभी इसे भाव नहीं दिया। मेरा दिल तो बस सिर्फ एक ही लड़की पर अटका और वो है मेरी बेबी डॉल। ये बोलते हुए उसने अति की तरफ देखा। अति के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। जश्न एक बार फिर से बोला, मैंने इसे कभी भाव नहीं दिया तो इसके दिमाग में मेरी सनक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इसने सोच लिया था कि मुझे हासिल करेगी, पर यह बेचारी जश्न सिंह शेखावत के सामने क्या ही कर सकती थी, इसलिए चुपचाप मुंबई से चली गई। लेकिन जब इसे पता चला कि मेरी शादी अति से हो गई है तो ये फिर से एक्टिव हो गई। होता है ना, बैक्टीरिया अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। बस ये उन्हें बैक्टीरिया में से एक है। इसे लगा कि अब ये मेरी बेबी डॉल को मारकर मुझे हासिल कर सकती है और ये मेरी बेबी डॉल के पीछे पड़ गई। बार बार उस पर अटैक करवाने लगी। इसी के अटैक से बचने के लिए मैंने अपनी बेबी डॉल पर खुद से एक अटैक किया, वो भी बिल्कुल फेक। जैसे अब आपके सामने ये मर्डर हुआ है ना, मर्डर करने वाले की इंटेंशंस रियल थी लेकिन मर्डर फेक हुआ, पर वहां पर इंटेंशंस भी फेक थी और मर्डर भी फेक था। मेरी बेबी डॉल को मैंने कभी एक खरोच भी नहीं पहुंचाई और आगे कभी पहुंचाऊंगा भी नहीं, पर लेकिन हाँ, अब आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको इस औरत के साथ क्या करना है, जो एकदम साइको बनकर मेरे पीछे पड़ी है। अब आप ही बताइए, जश्न सिंह शेखावत इसका करे तो करे क्या? ये बोलते हुए उसकी बातों का व्यंग्य साफ नजर आ रहा था और अब नियति बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि जश्न ने सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि विक्रम सिंह चौहान का भी पोपट बनाया, लेकिन वो पोपट बनाकर उसने कहाँ उड़ाया ये किसी को नहीं पता। आखिर उसने भी ये कैसे सोच लिया कि जश्न सिंह शेखावत के सामने विक्रम चौहान का दिमाग चलेगा? उसे कम से कम अपना तो दिमाग लगाना चाहिए था कि जो आज से 7-8 साल पहले इतना पावरफुल, इतना दिमाग वाला था, वो अब कैसे कमजोर पड़ सकता है। उसके चेहरे पर उसकी हार का गुस्सा साफ झलक रहा था और साथ ही साथ अति के लिए नफरत भी। उसकी नजर अब अति पर गई जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। वो जानती थी कि अगर वो यहाँ से पुलिस के साथ चली गई तो पुलिस वाले उसका क्या हाल करेंगे, लेकिन वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकती। वैसे भी वो तो अति को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तो उसे नुकसान पहुंचाकर ही वो जेल जाएगी। ये सोचकर वो तुरंत अपने हाथ में चाकू लिए अति की तरफ बढ़ गई। अति, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जश्न पर था, वो उसे देख तक नहीं पाई और अगले ही पल अब नियति ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू सीधा अति के पेट में घोंप दिया। अति के होश उड़ गए और बाकी सब लोग भी बस ये नजारा देखते ही रह गए। शेखावत मैंशन अपनी हार से बौखलाकर नियति अपने हाथों में तेज धार चाकू लिए अति की तरफ बढ़ गई। अति का पूरा ध्यान इस वक्त जश्न पर था। वो बस जश्न के एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव नोटिस कर रही थी कि कैसे वो अपने दुश्मनों से हर बार 4 कदम आगे निकलता है जितना उसका दिमाग चलता है। अब उसे कोई शक नहीं था कि पक्का उसके भाई के साथ भी उसकी कोई दुश्मनी रही होगी जिसके लिए उसने उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया। पर उसे विश्वास था कि उसका भाई कुछ गलत नहीं कर सकता, इसलिए जश्न की तरफ से ही जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो उसके भाई के लिए खतरा साबित हो गया। नियति उसके करीब आई और अगले ही पल उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ चाकू उसके पेट की तरफ बढ़ा दिया। अति के होश उड़ गए लेकिन उसे अपने पेट में दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने तुरंत अपनी नजरें झुकाकर नीचे की तरफ देखा।
जहां जश्न ने उस चाकू पर पकड़ कस रखी थी और उसके हाथों से बहता हुआ खून नीचे जमीन पर टपक रहा था। आखिरी वक्त पर जश्न आगे आया और उसने उस चाकू को अपने हाथों से पकड़ लिया था। नियति ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो उस चाकू को अति के पेट तक पहुंचा नहीं पाए। उसकी नजरें जश्न पर थी, जिसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना दर्द भी महसूस ना हो रहा हो, और अब एक झटके के साथ जश्न ने नियति को जोर से धक्का दिया। नियति दोबारा जाकर नीचे जमीन पर गिरी और इस बार उसके हाथों में पकड़ा हुआ चाकू उसी के बदन पर चुभ गया। उसकी कमर से खून बहने लगा था। जश्न अब पूरी तरह से खुद पर कंट्रोल खो चुका था। वो जल्दी से नियति के करीब आया और अगले ही पर उसने उसके हाथों से वो चाकू लेकर नियति के सीने पर चलाना चाहा, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त पर आकर अति ने उसे संभाल लिया। वो जश्न के पीछे खड़ी थी और उसके हाथ जश्न के सीने पर थे। उसने जश्न को पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ रखा था। अगर वो उसे नहीं रोकती तो शायद जश्न नियति के सीने पर वो चाकू आर पार कर चुका होता। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से कांप रहा था और मीडिया वाले पीछे की तरफ खड़े थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जश्न की एक भी पिक्चर ले ले। वही पुलिस वाले भी बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़े थे। वहां पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। बस जश्न की गहरी गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। अति उसे रोकते हुए बोली, प्लीज शांत हो जाइए जश्न जी। ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। उसने जश्न को इसलिए रोका था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जश्न के हाथों से अब एक और मर्डर हो। हालांकि नियति के मर्डर का उसे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन वहां पर पुलिस, मीडिया और न जाने कौन कौन मौजूद था, और वो नहीं चाहती थी कि ये सब होते हुए कोई देखे ताकि बाद में जश्न पर कोई बात आए। हाँ, उसे जश्न से नाराजगी थी, शिकायत थी और कहीं ना कहीं उसका प्यार भी डगमगा गया था, लेकिन उसे जश्न से नफरत भी नहीं हुई थी कि वो उसे ऐसे ही किसी प्रॉब्लम में फंसने दे। जश्न ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ चाकू जोर से नीचे जमीन पर फेंका और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, लेकर जाओ अभी इसी वक्त इस गंदगी को यहां से, और आइंदा मुझे ये कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। उसकी बात सुनकर नियति हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ जश्न। अभी वो बोल रही थी कि जश्न एक बार फिर से खुद पर कंट्रोल खोने लगा। उसका मन तो कर रहा था कि अपना पैर उठाए और नियति का वो मुंह नोच दे, जिस मुंह से वो ये बकवास कर रही थी। लेकिन इस वक्त अति ने एक बार फिर से उस पर पकड़ कस दी थी। वो जश्न को लेकर पीछे की तरफ हुई और इंस्पेक्टर ने लेडीज कांस्टेबल को इशारा किया तो उसने जल्दी से आकर नियति को हथकड़ी पहनानी शुरू कर दी। लगभग से घसीटते हुए नियति को वहां से अब बाहर की तरफ ले जाया जा रहा था, और उसके जाने के बाद मीडिया वाले भी तुरंत बाहर की तरफ भाग गए। वैसे भी उन्हें एक्स्ट्रा मसाला नहीं चाहिए था, उन्हें बस वही चाहिए था जो जश्न कल न्यूज चैनल पर देख सके, क्योंकि अगर गलती से भी उन्होंने कुछ ऐसा डाल दिया जो जश्न देख नहीं पाया तो उनका चैनल कहीं और दिखाई नहीं देने वाला था। सबके जाने के बाद अब फैमिली मेंबर्स भी तुरंत वहां से किसी पंछी की तरह उड़ चुके थे और अब उस रूम में सिर्फ जश्न और अति थे। अति चुपचाप जश्न की तरफ देख रही थी। जश्न इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है जश्न जी। जश्न तुरंत बोला, फिलहाल मैं कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ बेबी डॉल, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, प्लीज तुम कुछ वक्त के लिए चुप रहो। अति गुस्से से बोली, आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं चुप क्यों रहूं? मैंने तो आपको गुस्सा नहीं दिलाया। मुझे जो आपसे बात करनी है वो तो मुझे करनी ही है ना जश्न जी, और आपको मेरी बात सुननी भी पड़ेगी। जश्न ने उसकी तरफ देखो और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे लड़ नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो, क्योंकि अभी फिलहाल मेरा दिमाग बहुत गर्म है और मैं तुमसे लड़ना। अति उसके बाद बीच में ही काट कर बोली, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपसे लड़ना चाहती हूँ? खैर, अगर आपको लगता है तो लगे, क्योंकि अब मैं खुद को शांत नहीं रख सकती। बहुत देर से मैं चुप हूँ, लेकिन अब नहीं। अब मुझे आपसे बात नहीं बल्कि आपसे सवाल करने हैं और आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब तुम चुप नहीं रहोगी? अति ने अपना सिर हल्का सा ना में हिलाया और बोली, नहीं, नहीं रहूंगी। जश्न उसकी तरफ देख रहा था क्योंकि उसकी बेबी डॉल ऐसी तो नहीं थी। वो तो उसके इशारे पर समझ जाती थी कि उसे क्या करना और क्या नहीं, और लेकिन यहाँ तो उसकी बेबी डॉल सामने से जुबान चल रही थी। वो अपनी जगह से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अगले ही पल अति ने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने मेरे भाई का मर्डर किया है? उसके सवाल पर जश्न की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई, जैसे उसे इस सवाल की अति से उम्मीद नहीं थी। वो कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर बालकनी की तरफ बढ़ गया। अति एकदम से चौंक गई।
उसे लगा जश्न कुछ तो कहेगा, वो उसे कुछ तो सफाई देगा, लेकिन यहाँ तो वो बिल्कुल चुप रह गया। अति जल्दी से उसके पीछे पीछे आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे क्या जश्न जी? जश्न ने एक नज़र उसे देखा और फिर दोबारा उसे नज़रअंदाज कर बालकनी की रेलिंग से लगकर खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में से सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। अति गुस्से से बोली, आपके पास मेरे सवाल का जवाब तो है जश्न जी, लेकिन आप वो जवाब मुझे देना नहीं चाहते क्योंकि इस बार आप गिल्टी है। आप मुझे मेरे सवालों का जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप मुझे जवाब दे ही नहीं सकते। कितनी आसानी से आपने अपना चेहरा घुमा लिया जश्न जी। मैं कोई यूं ही किसी के मर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने भाई के मर्डर की बात कर रही हूँ। ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप उठी थी, जो उसके दर्द को साफ बयां कर रही थी। जश्न ने सिगरेट को लाइटर से जलाने के बाद उसकी तरफ देखा और बोला, अच्छा, तुम्हें बहुत पता है कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दे सकता हूँ और किसी सवाल का नहीं। तुम्हें बहुत पता है कि मैं गिल्टी हूँ, लेकिन क्यों? क्यों गिल्टी हूँ मैं? क्या सुनना चाहती हो तुम मेरे मुंह से? उसकी बातें सुनकर अति हैरान थी। अति के इतना सब कुछ कहने पर भी जश्न को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर जश्न एक बार फिर से बोला, यही सुनना चाहती हो ना तुम कि मैंने तुम्हारे भाई का मर्डर किया है? तो हाँ, किया है मैंने तुम्हारे भाई का मर्डर। अब मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया, तो अब क्या करोगी? तुम मुझे सजा देना चाहती हो? तुम ठीक है, जाओ जाकर पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दो। जब उनको उस मर्डर के प्रूफ मिलेंगे तो वो मुझे अपने आप सजा दे देंगे। अब इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें कोई एडवाइस भी नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर अति के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तो जश्न ने सामने से कन्फेस कर लिया था कि हाँ, उसी ने अति के भाई का मर्डर किया है। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई। उसकी हार्ट बीट जैसे स्किप हो रही थी। उस इंसान से ये सारी बातें सुनना, जिसे वो हद से ज्यादा मोहब्बत करती है, उसे कितनी तकलीफ दे रही थी, ये सिर्फ वही जानती थी। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई, लेकिन अगले ही पल उसने उन आंसुओं को साफ किया और बोली, आपको क्या लगता है कि अगर आज तक किसी ने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया तो कोई करेगा भी नहीं? आप बहुत पावरफुल है, आपके सामने किसी की नहीं चलती, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक से आप कुछ भी क्यों ना करें तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं, बाकी सब लोग आपसे हार मान सकते हैं जश्न जी, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन मैं अपने भाई से भी बहुत प्यार करती हूँ और जिस इंसान ने मेरे भाई का मर्डर किया है, उस इंसान को मैं सजा जरूर दिलाऊंगी। ये बोलकर वो तुरंत पीछे की तरफ घूमी और अगले ही पल वो रूम से बाहर चली गई। जश्न ने उसे अपनी गहरी नजरों से जाते हुए देखा, लेकिन उसे रोका नहीं। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जहां एक शख्स गाड़ी चला रहा था और जश्न उस गाड़ी के सामने खड़ा था। वो शख्स चाहता तो जश्न को अपनी गाड़ी से उड़ा भी सकता था, लेकिन उस शख्स में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, अगले ही पल जश्न के आदमी उसके आसपास आकर खड़े हुए और उन्होंने उस गाड़ी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। वो शख्स जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी से बाहर आया और अगले ही पल जश्न उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आया, जश्न ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से उसके सीने पर गोली चलाई और गोली उसके सीने से आर पार हो गई। ना जश्न ने कुछ कहा और ना ही उस शख्स ने, बस उस शख्स की एक दर्द भारी चीख निकली, जो शायद जिससे वो फोन पर बात कर रहा था, उसे सुनाई दी और उसके बाद वहां पर गहरी शांति पसर गई। उस शख्स का फोन नीचे जमीन पर गिर चुका था और जश्न और उसके आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुके थे। वो सब याद करते हुए जश्न की आंखों में गुस्से की गहरी लाली छाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अति बाहर की तरफ आए। पार्टी खत्म हो चुकी थी और सब लोग वहां से जा चुके थे। अति एक गाड़ी में आकर बैठी और ड्राइवर का इंतजार करने लगी, लेकिन ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा रहा पर गाड़ी के अंदर नहीं बैठा। अति गुस्से में अब गाड़ी से बाहर निकली और ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलिए। वो ड्राइवर तुरंत बोला, सॉरी मैडम, लेकिन मुझे सर ने ऐसे कोई ऑर्डर नहीं दिए तो मैं आपको कहीं नहीं लेकर जा सकता। अति के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट तैर गई। जश्न ने एक तरफ तो उसे कह दिया था कि वो जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट कर दे, लेकिन अब शायद उसे डर लग रहा था। फिलहाल यही सोच अति के दिमाग में चल रही थी। वो उस ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, आपको आपके सर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तो वो करके ही रहूंगी जो मुझे करना है। बेशक से आप मुझे कहीं मत लेकर चलिए, लेकिन मैं खुद काफी हूँ अपने काम करने के लिए। ये बोलकर अति अब सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर बस अपनी जगह पर खड़ा रहा।
अति बाहर दरवाजे पर आए और गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, दरवाजा खोलो। गार्ड्स ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। अति गुस्से से बोली, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं क्या बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो। वो गार्ड्स अभी भी अपनी जगह पर खड़े रहे। ना उन्होंने अपनी जगह से हल्का सा मूव लिया और ना ही अपना मुंह खोला। अति अब खुद को हद से ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई थी। वो गुस्से से बोली, आप लोगों को भी अब तक इंस्ट्रक्शंस मिल गए होंगे ना, तो आप भी दरवाजा क्यों खोलेंगे? कोई बात नहीं, आप लोग दरवाजा मत खोलिए, मैं खुद खोल लूंगी। ये बोलकर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उससे वो दरवाजा खुला ही नहीं रहा था। वो पूरा लोहे का बना हुआ था और उसे जंजीरों से बंद किया गया था। अति उसे खोल ही नहीं सकती थी। अब उसे सच में बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसने जोर से अपना पैर दरवाजे पर मारा तो उसकी खुद की दर्द से आह निकल गई। उसके पैर पर बहुत जोर से लगा था और वहां से खून बहने लगा था। एक गार्ड उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप बेशक से जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए मेम साहब, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप अंदर चली जाइए। अति गुस्से में और रोते हुए बोली, मुझे आप लोगों की सलाह नहीं चाहिए। जब मैंने आपसे दरवाजा खोलने को कहा तब आपने मुंह बंद रखा, तो अब भी आप अपना मुंह बंद ही रखिए। ना मुझे आप लोगों की कोई सलाह चाहिए और ना ही मुझे आप लोगों की कोई बकवास सुननी है। ये बोलकर कुछ पल वहां पर खड़ी अति लंबी लंबी सांसें लेती रही और फिर अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ अंदर की तरफ आई, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आई बल्कि वही बाहर लगी एक टेबल पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे और उसके कानों में बस जश्न की आवाज गूंज रही थी। हाँ, किया है मैंने तुम्हारे भाई का मर्डर। अब मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया, तो अब क्या करोगी? तुम मुझे सजा देना चाहती हो? तुम ठीक है, जाओ जाकर पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दो। जब उनको उस मर्डर के प्रूफ मिलेंगे तो वो मुझे अपने आप सजा दे देंगे। अब इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें कोई एडवाइस भी नहीं दे सकता। अति तकलीफ भरी आवाज के साथ बोली, वाह जश्न जी वाह, मुझे बेबस करके आप मुझे खुद से लड़ने का बोल रहे हैं, वाह। रात के तकरीबन 12 बजे अति शेखावत मैंशन के गार्डन एरिया में बैठी थी। ठंड का मौसम होने लगा था, तो अब रात को थोड़ी ठंड होने लगी थी, जो उसे देखते हुए साफ महसूस हो रही थी क्योंकि वो ठंड में हल्का हल्का कांप रही थी। इस वक्त उसने एक पार्टी गाउन पहना हुआ था जो स्लीवलेस था और उसमें उसे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि वो खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहना अब बंद हो चुके थे। वो बेचारी कितना ही रोती, आंसुओं ने भी जवाब दे दिया था। तभी जश्न घर से बाहर निकला और जाकर उसके सामने खड़ा हुआ। अति ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर दूसरे ही पल अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, अंदर चलो। अति तुरंत बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। जश्न गुस्से से बोला, अंदर चल रही हो या नहीं? अति भी उसी के लहजे में बोली, जब एक बार मैंने कह दिया कि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना तो दोबारा पूछने का मतलब भी क्या बनता है? अगर आप मुझे कहीं लेकर ही जाना चाहते हैं ना, तो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलिए, वहां पर जाकर मुझे आपके खिलाफ रिपोर्ट करानी है। देखिए ना जश्न जी, कैसा वक्त आ गया है। जिसके खिलाफ मुझे रिपोर्ट लिखानी है, मैं उसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चले। अब तो आपको अपनी पावर का बहुत अच्छी तरह से एहसास हो गया होगा। जश्न एक्सप्रेशंस होकर बोला, मुझे तो मेरी पावर का एहसास बहुत अच्छी तरह से है बेबी डॉल, लेकिन शायद तुम्हें नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये बात समझ लो कि जहां मेरी इजाजत नहीं होती वहां कुछ भी नहीं होता और मेरी इजाजत के बिना कभी कुछ हो भी नहीं सकता। इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ रुक कर ना ही अपनी तबीयत खराब करो और ना ही टाइम वेस्ट करो। कल सुबह तुम्हें कॉलेज। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति चिल्लाते हुए बोली, ओह रियली, आपको मेरे कॉलेज की फिक्र है? आप चाहते हैं कि मैं कॉलेज जाऊं, अपनी स्टडी कंटिन्यू करूं, लेकिन आप जानते भी हैं इस वक्त मेरी मेंटल हेल्थ क्या है। मैं इस वक्त क्या फील कर रही हूं। मैं उस इंसान के साथ रह रही हूं जिससे मैं अब बहुत ज्यादा नफरत करती हूं। जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम और मुझसे नफरत? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता बेबी डॉल। अति भी व्यंग्य से बोली, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था जश्न जी कि आपसे तो मुझे कभी नफरत नहीं हो सकती, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मैं गलत थी। तब मुझे आपकी ये वाली साइड दिखाई नहीं दी, इसलिए मुझे कभी आपसे नफरत नहीं हुई। पर अब मुझे आपसे कभी प्यार नहीं होगा। जश्न थोड़े एटीट्यूड से बोला, ओके फाइन, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा तो मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए भी नहीं बेबी डॉल। मेरे अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफी है। अब तुम अंदर चल रही हो या फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर चलूं? उसकी बात पर अति गुस्से से बोली,
आप जबरदस्ती करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? जश्न तिरछा मुस्कुराया और बोला, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ बेबी डॉल, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम मुझे मजबूर ना करो, क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी करने पर आया तो मैंने कहा ना, तुमसे मेरी इजाजत के बिना तो कुछ नहीं होता। इस घर से बाहर जाना तो दूर, तुम मेरी इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले पाओगी। उसकी बातें अति को किसी चैलेंज की तरह लग रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, देखते हैं। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गई। जश्न ने उसे अपनी गहरी नजरों से देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लगता है बेबी डॉल, अब तुम चैलेंज मोड में आ रही हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ ये चैलेंज खेलना ही चाहती हो तो फिर ठीक है। जश्न सिंह शेखावत ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो ओके फाइन, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा इंटेंस थे। वो अंदर की तरफ आया तो सीधा अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही उसकी नजर अति पर गई, जो क्लोजेट के सामने खड़ी थी और अपने कपड़े निकाल रही थी। उसने अपने लिए एक नाइट सूट निकाला और उसे लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। जश्न ने एक गहरी सांस ली। उसने भी अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी और फिर अपने बॉक्सेस पहन लिए। कुछ देर बाद अति चेंजिंग रूम से बाहर आई और आकर बिस्तर से पिलो उठाकर सोफे की तरफ बढ़ने लगी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? अति ने ना ही उसकी तरफ देखा और ना ही उसकी कोई बात का जवाब दिया। वो सोफे पर जाकर चुपचाप लेट गई। जश्न कुछ पल उसे देखता रहा और फिर तुरंत उसके पास आकर बोला, तुम्हें तो मेरे बिना सोने की इजाजत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति ने तुरंत सोफे से उठते हुए सामने टेबल की तरफ देखा, जहां पर फ्रूट बास्केट रखा था और उसके साथ ही एक चाकू भी। उसने तुरंत वो चाकू उठाया और बोली, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की या फिर मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर लेकर गए तो मैं अपनी कलाई काट लूंगी। जश्न जी उसके बात पर जश्न हैरान रह गया। वो गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या बेबी डॉल? मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। अति गुस्से से बोली, हाँ मैं करूंगी, मेरा जो मन करेगा मैं वो सब करूंगी। आप कहते हैं ना कि आपकी इजाजत के बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती, तो अब मैं आपको आपकी इजाजत के बिना सांस लेकर भी दिखाऊंगी और वो सब करके दिखाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। आप मुझे रोक नहीं सकते। जश्न कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा लिया था। वो अति से कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो इतना भी जानता था कि इस वक्त अति कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं है, इसलिए वो चुपचाप बेड की तरफ चला गया। अति गहरी गहरी सांसें लेते हुए कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो चुपचाप सोफे पर लेट गई, लेकिन उसने अभी भी अपने हाथ में वो चाकू पकड़ा हुआ था। वो उस चाकू को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वही जश्न बिस्तर पर लेटा हुआ भी उसकी तरफ ही देख रहा था और तब तक उसकी तरफ देखता रहा जब तक अति की आंखें भारी नहीं हो गई। जश्न ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी, लेकिन अति 15 मिनट भी लगातार उसकी तरफ नहीं देख पाई और गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के बाद जश्न अपनी जगह से उठा और अति के पास आकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे लेकर बिस्तर पर आया और उसे अच्छे से सुलाकर बोला, जश्न सिंह शेखावत के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती और मैं चाहता भी नहीं कि तुम कभी उन सब चीजों को जानो, इसलिए बेहतर होगा तुम इन सब चीजों से दूर रहो। अभी तुम गुस्से में हो तो कुछ भी कर रही हो, लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद ब खुद संभाल जाओगी। ये बोलकर उसने उसके बालों को हल्का सा सहलाया और फिर उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को होने से चूम लिया। अति नींद में कसमसा उठी। इस वक्त वो हद से ज्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी। वो अंदर ही अंदर एक तकलीफ से जूझ रही थी। वो तकलीफ थी उसे जश्न से दूर जाना था, लेकिन जश्न से दूर जाने की तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा थी। कुछ देर बाद जश्न भी अपनी आंखें बंद कर उसके बगल में लेट चुका था और तकरीबन 10-15 मिनट में ही उसे नींद भी आ गई थी। सुबह का वक्त अति की आंख खुली तो उसने अपने बगल में देखा जहां जश्न आराम से सोया हुआ था। उसे अपनी बगल में देखकर अति हैरान रह गई और गुस्से से बोली, आखिर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जश्न जी। मैंने कहा था आपसे कि आप मुझे बिस्तर पर नहीं लेकर आएंगे। आपको धमकी भी दी थी कि अगर आप मुझे बिस्तर पर लेकर आए तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, अपनी कलाई काट लूंगी, लेकिन मेरी धमकियों का भी आप पर कोई असर नहीं हुआ। लगता है आपके लिए सिर्फ गैरों की नहीं, मेरी जान की भी कोई कीमत नहीं है। मैं पत्थर दिल समझती थी आपको, लेकिन फिर आपसे मोहब्बत हुई तो लगा कि शायद आप पत्थर दिल औरों के लिए हो सकते हैं पर मेरे लिए नहीं। पर अब समझ में आया कि पत्थर दिल सिर्फ पत्थर दिल होता है, बेशक से फिर सामने कोई भी क्यों ना हो।
ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी। वो बिस्तर से उठी और तैयार होने लगी। कल रात को जश्न ने उसे कॉलेज जाने के लिए कहा था, तो वो इतना तो समझ चुकी थी कि जश्न उसे कॉलेज जरूर जाने देगा। अब उसे कॉलेज के बहाने ही पुलिस स्टेशन जाना था। वो जानती थी कि जश्न से लड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती थी। कुछ ही देर में वो कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, वो हैरान रह गई। वो दरवाजा उससे खुल ही नहीं रहा था। उसने अपना फिंगरप्रिंट भी उस दरवाजे पर लगा कर देखा। कल तक जब भी वो दरवाजा लॉक होता था तब वो उसके फिंगरप्रिंट से खुल जाता था, लेकिन आज उसका फिंगरप्रिंट काम ही नहीं कर रहा था। उसने जश्न की तरफ पलट कर देखा तो वो चौंक गई। वो अपनी खुली हुई आंखों से उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसकी वो स्माइल देखकर ही अति को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी और वो समझ चुकी थी कि ये हरकत भी जश्न की ही है। वो तुरंत बोली, मतलब अब मैं आपकी इजाजत के बिना इस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरी इजाजत के बिना तुम सांस भी नहीं ले पाओगी। तुमने ही चैलेंज किया था मुझे, तो बस अब बता रहा हूं तुम्हें कि मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए कोशिश भी मत करना कुछ ऐसा वैसा करने की। तुम हाथ पैर मारती रह जाओगी बेबी डॉल, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाओगी। उसकी बात पर अति की आंखों में नमी तैर गई। वो इस वक्त खुद को बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जश्न ने उसे पूरी तरह से ट्रैप कर लिया हो, अपने जाल में फंसा लिया हो। अब उसे सच में अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि उसने इस शादी को एक्सेप्ट क्यों किया और इस रिश्ते में इतना आगे कैसे बढ़ गई कि जश्न अब उसे इस तरह से तकलीफ पहुंचाने लगा। वो यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रही। जश्न उसके पास आया और बोला, तुम्हारी ये ड्रेस मुझे अच्छी नहीं लग रही। अति हैरानी से बोली, तो आपको अच्छी नहीं लग रही से क्या मतलब? अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न ने उसके कपड़ों पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उन्हें खींचकर बुरी तरह से फाड़ दिया। अति के होश उड़ गए। वो पूरी तरह से जश्न के सामने थी। उसने तुरंत अपने बदन पर अपने हाथ रखते हुए खुद को ढकने की कोशिश की। जश्न ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ा और उसे दरवाजे से लगाकर बोला, ऐसा भी कुछ नहीं है बेबी डॉल जो मैंने पहले देखा नहीं। तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से को अपने होठों से छू चुका हूं मैं, तो फिर नजरों से देखना कौन सा बड़ी बात है? अति उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई और जश्न ने अब उसे गोद में उठाया और बोला, मेरा शावर रोमांस का मन है, लेकिन तुम तो पहले से रेडी हो गई, तो फिर अब हम दोनों में से एक को तो अपने प्लान चेंज करने पड़ेंगे ना, और मैं तो कुछ चेंज करने से रहा, इसलिए तुम्हारे प्लान चेंज होंगे बेबी डॉल। तुम कॉलेज तब जाओगी जब मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, और मैं तुम्हें इजाजत तब दूंगा जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे और अब वो उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। वहीं जश्न उसे वॉशरूम में लेकर आ चुका था। अति उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जश्न ने अब उसे दीवार से लगाकर खड़ा किया हुआ था और उसके ऊपर झुककर उसके गर्दन को चूम रहा था। अति को घुटन हो रही थी, लेकिन वो जश्न को बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं कर रही थी और उसे यूं देखकर जश्न उसके दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा था। अति के दिमाग में यही चल रहा था कि जश्न उसके साथ जो भी करे वो बस उसे करने दे, ताकि जश्न उसे यूं पाबंदियों में रखना बंद करे। उसे जश्न की कैद से बाहर निकलना था और इसके लिए अगर उसे कुछ वक्त जश्न को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा तो वो उसे बर्दाश्त करने को तैयार थी। लेकिन अचानक की वो हैरान रह गई जब जश्न ने शावर ऑफ किया और उसे अपनी गोद में उठाकर वापस बाहर की तरफ ले आया। उसने जैसे ही अति को छोड़ा, अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं कपड़े पहन लूं या फिर मुझे पूरा दिन रूम में यूं ही खड़ा रहना है? जश्न उसकी बात पर बस हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल अति गुस्से से क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और अपने कपड़े लेकर वो चेंजिंग रूम में चली गई। उसे जश्न पर अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद जश्न अति को लेकर रूम से बाहर निकला तो अति को ऐसा लगा जैसे वो एक कैद से आजाद हो गई हो, लेकिन अभी दूसरी कैद से आजाद होना उसके लिए बाकी था। जश्न उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आया। उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जश्न ने उसे वार्निंग दी कि अगर वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं करेगी तो उसे कॉलेज नहीं लेकर जाएगा। इसके बाद अति को मजबूरन अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना पड़ा और ब्रेकफास्ट फिनिश होते ही जश्न अब अति को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया था। बाकी सबके चेहरे ऐसे थे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जश्न को उनकी सच्चाई पता है या नहीं, और जश्न जश्न है या फिर विक्रम चौहान है। लेकिन किसी की क्या हिम्मत जो कोई अपना मुंह भी खोल दे।
हर कोई बस जश्न से बचकर रहना चाहता था, लेकिन अति ने ठान लिया था कि अब वो उसके चंगुल से आज़ाद होकर रहेगी। इसीलिए जैसे ही वो कॉलेज पहुंची और जश्न उसे कॉलेज में छोड़कर कॉलेज से बाहर की तरफ गया, वो तुरंत कॉलेज से बाहर निकली और ऑटो ढूंढने लगी। उसे पुलिस स्टेशन जाना था। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। जश्न और अति के इस चैलेंज गेम में किसकी होगी हार? क्या सच में जश्न है अति के भाई का गुनहगार या फिर कुछ और खुलेंगे राज? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।